सोचो एक ऐसी दुनिया जहां बारिश सिर्फ पानी नहीं गिराती, आसमान से मौत बरसाती है। कभी शहर पूरा बर्फ बन जाता है, कभी रेगिस्तान में सुनामी और कहीं आसमान से आग गिरने लगती है। लेकिन ये कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं, ये सब कंट्रोल हो रहा है। दुनिया के सबसे पावरफुल देशों ने मिलकर एक सिस्टम बनाया था, डच बॉय सैटेलाइट सिस्टम, जो क्लाइमेट को कंट्रोल करता है ताकि अर्थ को बचाया जा सके। पर जब वही सिस्टम इंसानों के खिलाफ हो जाए तो सिर्फ एक ही सवाल बचता है, क्या ये डिजास्टर है या फिर एक ग्लोबल वेपन? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे वेदर कंट्रोल का सपना दुनिया की सबसे बड़ी तबाही बन जाता है। तो वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ स्टॉर्म की नहीं, पूरी दुनिया के खत्म होने की है। कहानी की शुरुआत की साल 2019 में दुनिया ने सबसे भयानक प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया। जमीन दरकने लगी, शहर पानी में समा गए, हवाएं मौत बनकर दौड़ने लगी, मौसम पूरी तरह बदल चुका था। कहीं कड़ाके की ठंड तो कहीं आग बरसाती गर्मी। इंसानों का जिंदा रहना मुश्किल हो गया था। लेकिन तब 27 देशों ने मिलकर इसका हल निकालने का फैसला किया। उन्होंने अपने सबसे होशियार वैज्ञानिकों की एक टीम बनाई, जिसका नेतृत्व जेक कर रहा था। मीटिंग में तय हुआ कि पृथ्वी की कक्षा में एक खास सैटेलाइट नेटवर्क भेजा जाएगा, जो न सिर्फ आपदाओं को पहले से मॉनिटर करेगा, बल्कि उन्हें कंट्रोल करके रोक भी देगा। इस सैटेलाइट का नाम रखा गया डच बॉय। पहली बार इस सैटेलाइट को शंघाई में आने वाले एक भयंकर बवंडर को रोकने के लिए इस्तेमाल किया गया, और ये पूरी तरह से सफल रहा। बवंडर खत्म हो गया, लाखों लोग बच गए। ये देखकर सभी खुश थे, लेकिन अमेरिकी सरकार इस कदम से नाराज हो गई। अमेरिकी सरकार का मानना था कि जेक ने बिना अनुमति के सैटेलाइट को एक्टिव कर दिया, इसलिए वो इस प्रोजेक्ट का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में लेना चाहती थी। वे इसे पूरी दुनिया को बेचकर अपार मुनाफा कमाना चाहते थे, लेकिन जेक ने इसका विरोध किया। इसकी सजा जेक को मिली, उसे प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन असली झटका तब लगा जब उसे पता चला कि इस सब के पीछे उसके अपने भाई का हाथ था। उसका भाई, जो सरकार के लिए काम कर रहा था, उससे जलता था और उसने ही सरकार को उसके खिलाफ भड़काया था। समय बीतता गया। अगले 3 सालों तक दुनिया में कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आई। सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन क्या ये हमेशा के लिए शांति थी, या फिर कोई ऐसा राज था जो अब तक किसी को पता नहीं चला था? 3 सालों के बाद अफगानिस्तान के रेगिस्तान में, जो हमेशा भीषण गर्मी के लिए जाना जाता था, अचानक बर्फ गिरने लगती है। तापमान इतनी तेजी से गिरता है कि लोग ठंड से जमने लगते हैं। ये साफ हो जाता है कि डच बॉय सैटेलाइट में किसी तरह की टेक्निकल खराबी आ गई है। चूंकि इस सैटेलाइट की पूरी जिम्मेदारी यूएस गवर्नमेंट के हाथ में थी, इसलिए तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है। मीटिंग में इस संकट से बाहर निकलने के लिए चर्चा होती है, लेकिन सबको पता होता है कि इस सैटेलाइट को सिर्फ जेक ही ठीक कर सकता है, क्योंकि उसे छोड़कर इस पूरे सिस्टम की पूरी जानकारी किसी और के पास नहीं थी। हालांकि यूएस गवर्नमेंट की कमेटी इस बात से असहज थी, क्योंकि उन्होंने खुद जेक को प्रोजेक्ट से निकाल दिया था। उनमें से कुछ कहते हैं कि हमें चुपचाप बैठ जाना चाहिए, क्योंकि अब हम कुछ नहीं कर सकते। इस मीटिंग में जेक का भाई भी मौजूद था। वो सभी के सामने कहता है कि मैं जेक को मना लाऊंगा। इसके बाद वो जेक के पास जाता है और उसे वापस टीम में शामिल होने के लिए कहता है। जेक शुरुआत में इनकार कर देता है, क्योंकि उसे अब सरकार पर भरोसा नहीं रहा था। लेकिन उसका भाई उसे समझाता है कि इस सैटेलाइट को तुमने बनाया है, पूरी दुनिया जानती है कि इसके क्रिएटर तुम ही हो। अगर ये सिस्टम फेल होता है तो इसका पूरा ब्लेम तुम पर आएगा। जेक इस बात पर सोचने के बाद आखिरकार मान जाता है और एक बार फिर यूएस गवर्नमेंट की टीम के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। डच बॉय सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं थी, बल्कि एक विशाल सिस्टम था, जिसमें कई छोटी छोटी सैटेलाइट्स जुड़ी हुई थीं, जो अलग अलग देशों के लिए काम करती थीं। लेकिन अब सवाल सिर्फ इसे ठीक करने का नहीं था, बल्कि इस खराबी के पीछे किसका हाथ था, इसे भी जानना जरूरी था। जेक की अनुपस्थिति में एक वैज्ञानिक डच बॉय सैटेलाइट का डेटा इकट्ठा कर रहा था। वो जानना चाहता था कि सिस्टम में आखिर गड़बड़ी क्या है। वो सारी जानकारी एक हार्ड ड्राइव में सेव कर लेता है। लेकिन जब वो स्पेस स्टेशन के एक मॉड्यूल से गुजर रहा होता है, तभी अचानक दोनों तरफ के दरवाजे लॉक हो जाते हैं और मॉड्यूल की दीवारें एक एक करके खुलने लगती है। इससे वो सीधा खुले अंतरिक्ष में चला जाता है, जहां उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। ये महज एक हादसा नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे जानबूझकर मारा हो।
दूसरी तरफ हांगकांग में भीषण गर्मी पड़ रही थी। तापमान इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि एक आदमी के हाथ से गिरा अंडा जमीन से टकराते ही ऑमलेट में बदल जाता है। फिर अचानक धरती फटने लगती है, लावा उबलकर बाहर आने लगता है और लोग सड़कों पर मर रहे होते हैं। इसी बीच हांगकांग के उस आदमी को दिखाया जाता है जो वहां की सैटेलाइट को कंट्रोल करता था। वो तुरंत जेक के भाई को कॉल करता है और कहता है कि डच बॉय को चेक करना जरूरी है। लेकिन जब जेक का भाई सिस्टम में एक्सेस करने की कोशिश करता है तो उसे एक्सेस डिनाई कर दिया जाता है। देखते ही देखते सभी अधिकारियों का एक्सेस ब्लॉक हो जाता है, यानी कोई सैटेलाइट को हैक कर चुका था। अगर जल्द से जल्द सिस्टम को दोबारा कंट्रोल में नहीं लिया गया तो पूरी दुनिया में ऐसे ही विनाशकारी घटनाएं होंगी, और अगर ये सिलसिला नहीं रुका तो जल्द ही जियो स्टॉर्म आएगा, एक ऐसा भयानक तूफान जिसे वैज्ञानिकों ने भविष्य में कभी न कभी धरती पर आने वाली सबसे विनाशकारी आपदा बताया था। फिर हांगकांग के उसी आदमी को दिखाया जाता है जो जेक के भाई से बात कर रहा था। तभी कुछ अजनबी लोग उसके ऑफिस में घुसते हैं। वो खुद को छिपा लेता है, लेकिन वे लोग उसका सारा डेटा चोरी कर लेते हैं। यानी यही वो हैकर्स थे जिन्होंने सैटेलाइट को अपने कंट्रोल में लिया था। उधर जेक अपने परिवार को छोड़कर दोबारा उस यूएस कमेटी के सामने आ पहुंचता है जिसने उसे इस प्रोजेक्ट से निकाल दिया था। कमेटी के सदस्य उससे कहते हैं कि डच बॉय में गड़बड़ी के चलते हमारा एक आदमी मारा गया, तुम्हें पता करना होगा कि उसकी मौत कैसे हुई। साथ ही अफगानिस्तान और हांगकांग में जो कुछ भी हो रहा था उसकी असली वजह भी खोजनी थी जैक को। अब जैक को अपना काम स्पष्ट रूप से समझ में आ चुका था। जैक अब एक एक करके दुनिया की अलग अलग सैटेलाइट्स को चेक करना शुरू कर देता है। हर एक सैटेलाइट पूरी तरह से ठीक होती है, लेकिन जब वो मुख्य सैटेलाइट की जांच करता है तो उसे महसूस होता है कि इसे जानबूझकर इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि अफगानिस्तान में अत्यधिक ठंड और हांगकांग में असहनीय गर्मी बढ़ जाए। मगर जैक को अभी तक ये समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो कैसे रहा है और इसका मास्टरमाइंड कौन है। इसी बीच हांगकांग का वो वैज्ञानिक जिसके ऑफिस से कुछ लोगों ने डेटा चुराया था, जैक के भाई को कॉल करता है। वो कहता है कि मेरे पास एक ज़रूरी जानकारी है, लेकिन मैं इसे फ़ोन पर नहीं बता सकता, मैं तुम्हें न्यूयॉर्क में मिलूंगा। जैक का भाई तुरंत अपने एक साथी के साथ न्यूयॉर्क पहुंच जाता है। जैसे ही वो वैज्ञानिक जैक के भाई से मिलने के लिए आगे बढ़ता है, तभी अचानक कोई उसे जानबूझकर एक तेज़ रफ्तार गाड़ी के आगे धक्का दे देता है। वो बुरी तरह घायल होकर ज़मीन पर गिर जाता है। जैक का भाई दौड़कर उसके पास पहुंचता है। अपनी आखिरी सांसों में वो वैज्ञानिक कुछ शब्द कहता है जिससे ये पता चल सकता था कि असली हैकर्स कौन थे, लेकिन इससे पहले कि वो पूरी बात कहता उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ जैक को अंतरिक्ष में दिखाया जाता है जो अपनी टीम के साथ सैटेलाइट को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कोई सुराग न मिलने के कारण असमंजस में पड़ जाता है। तभी उसे याद आता है कि पिछली बार जब अफगानिस्तान की सैटेलाइट को ठीक करने की कोशिश की जा रही थी, तब एक वैज्ञानिक ने सैटेलाइट का पूरा डेटा एक हार्ड ड्राइव में कॉपी किया था, लेकिन एक हादसे में वो वैज्ञानिक अंतरिक्ष में बह गया था। जैक किसी तरह उस हार्ड ड्राइव को रिकवर कर लेता है। जैसे ही वो हार्ड ड्राइव को स्कैन करता है, उसे एक चौंकाने वाला सच पता चलता है। उनकी सबसे बड़ी सैटेलाइट डच बॉय को हैक कर लिया गया है। उसमें एक खतरनाक वायरस डाला गया है जिसने सभी लॉगिन आईडी को ब्लॉक कर दिया है और सैटेलाइट को इस तरह से प्रोग्राम कर दिया है कि वो किसी भी देश का तापमान मनचाहे तरीके से बढ़ा या घटा सकती है। यही वजह थी कि हांगकांग में भयंकर गर्मी और अफगानिस्तान में असहनीय ठंड बढ़ी थी। अब जैक को समझ आता है कि ये एक साजिश है, और जब वो इस बारे में सोचता है कि इस हमले का सबसे ज्यादा फायदा किसे हो सकता है, तो उसे अमेरिका के राष्ट्रपति पर शक होता है। जैक तुरंत अपने भाई से मिलता है और कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि सबके पीछे यूएस के प्रेसिडेंट का हाथ है। वो चाहता है कि अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बन जाए, इसीलिए वो इस सैटेलाइट को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि बाकी देशों को तबाह किया जा सके। धीरे धीरे वो पूरी दुनिया पर राज करेगा और केवल वही लोग बचेंगे जो उसकी अधीनता को स्वीकार करेंगे। हालांकि जैक का भाई उसकी बात से पूरी तरह सहमत नहीं होता, लेकिन वो कहता है मैं इस बारे में और जानकारी निकालूं। इसके बाद जैक का भाई एक हैकर से मिलता है जो उसे बेहद चौंकाने वाली जानकारी देती है। हैकर बताती है कि जैक पूरी तरह से सही कह रहा था। अमेरिका के राष्ट्रपति ने वास्तव में सैटेलाइट सिस्टम को एक घातक हथियार में बदल दिया है जिससे वो किसी भी देश को तबाह कर सकता है। अब सवाल ये था कि जैक और उसका भाई समय रहते इस खतरनाक योजना को रोक पाएंगे या फिर ये सैटेलाइट सिस्टम पूरी दुनिया को विनाश की ओर धकेल देगा। दुनिया के कई देशों में अचानक ही खतरनाक प्राकृतिक आपदाएं आने लगती हैं। ये सब एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा था ताकि धीरे धीरे बाकी देशों को तबाह करके कमजोर किया जा सके। जैक का भाई इन घटनाओं को गौर से देखने के बाद समझ जाता है कि इसके पीछे कोई पॉलिटिकल ताकत काम कर रही है। इसी दौरान जैक को अपनी मास्टर सैटेलाइट डच बॉय से एक नोटिफिकेशन मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि अब ये मास्टर सैटेलाइट किसी भी अन्य सैटेलाइट को कंट्रोल नहीं कर रही है। इसका मतलब ये था कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो धीरे धीरे पूरी धरती का वातावरण पूरी तरह से
बदल जाएगा, जिससे पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। जैक को इस समस्या का हल नजर आता है। अगर किसी तरह डच बॉय को रीसेट कर दिया जाए तो इस आपदा को रोका जा सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें प्रेसिडेंट की एक्सेस की जरूरत होगी, क्योंकि बिना उनके बायोमेट्रिक के सिस्टम को रीसेट नहीं किया जा सकता। समस्या ये थी कि इस वक्त प्रेसिडेंट इंटरनेशनल मीटिंग्स के लिए विदेश गए हुए थे और उनके बायोमेट्रिक को हासिल करना नामुमकिन था। जैक ये बात अपने भाई को बताता है और दोनों इसे लेकर गहराई से सोचने लगते हैं। जैक के भाई को शक होने लगता है कि खुद प्रेसिडेंट ही इस साजिश का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन वो किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले अपने सीनियर के पास जाता है और उसे बताता है कि दुनिया बहुत जल्द खत्म होने वाली है। उसका सीनियर पहले इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन जब जैक का भाई उसे सैटेलाइट से जुड़े कुछ सीक्रेट डेटा दिखाता है तो उसके मुंह से गलती से इस प्रोजेक्ट का नाम निकल जाता है। जैक का भाई तुरंत समझ जाता है कि इस पूरी साजिश के पीछे उसके ही सीनियर और बड़े सरकारी अधिकारी शामिल हैं। अब जब उसके सीनियर को ये पता चल जाता है कि जैक के भाई को सब कुछ मालूम हो गया है तो वो उसे मारने की कोशिश करता है। जैक का भाई किसी तरह बचकर एक कमरे में चला जाता है और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेता है। वो तब तक वहीं छिपा रहता है जब तक कि उसका सीनियर वहां से चला नहीं जाता। इसके बाद वो सीधे एक लड़की के पास जाता है जो प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी गार्ड होने के साथ साथ उसकी पत्नी भी होती है। जैक का भाई उसे पूरी सच्चाई बताता है कि सैटेलाइट के साथ जो छेड़छाड़ हुई है उसके पीछे उसके सीनियर और खुद देश के बड़े अधिकारी शामिल हैं। शुरू में उन्हें लगा था कि ये सब प्रेसिडेंट कर रहे हैं, लेकिन असल में वे खुद इस साजिश के शिकार थे। अब प्रेसिडेंट को बचाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर उनके बायोमेट्रिक हासिल नहीं किए गए तो डच बॉय को रीसेट करना नामुमकिन हो जाएगा। इसी दौरान प्रेसिडेंट की एक स्पीच होती है और वहाँ सिक्योरिटी गार्ड अचानक ही गोलियां चलाना शुरू कर देती है, जिससे पूरे हॉल में भगदड़ मच जाती है। इसी अफरा तफरी का फ़ायदा उठाकर वो प्रेसिडेंट को लेकर उनकी कार में आ जाती है, जहाँ जैक का भाई पहले से मौजूद था। अब वे प्रेसिडेंट को सारी सच्चाई बताते हैं और उन्हें समझ आता है कि इस साजिश के पीछे उनका ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लियोनार्ड है, जो उनकी हत्या करवाकर खुद अमेरिका का अगला प्रेसिडेंट बनना चाहता है। लेकिन तभी लियोनार्ड के लोग प्रेसिडेंट की गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देते हैं। साथ ही मौसम अचानक बिगड़ने लगता है और तेज बिजली चमकने लगती है, जो इस बात का संकेत था कि जल्द ही जियोस्टॉर्म आने वाला है। जैक इस दौरान स्पेस स्टेशन पर पहुंच चुका होता है, जहां से वो पूरी सैटेलाइट कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वहां पहले से ही एक वायरस मौजूद है जो लियोनार्ड ने सैटेलाइट पर काम करने वाले एक युवा वैज्ञानिक को पैसे देकर डलवाया था। इस वैज्ञानिक को पैसों का लालच देकर में वायरस डालने के लिए कहा गया था, जिससे डच बॉय पूरी तरह से फेल हो जाए और पृथ्वी पर विनाशकारी आपदाएं शुरू हो जाए। अब जब जैक को इस साजिश का पूरा सच पता चल जाता है तो वो उस वैज्ञानिक का सामना करता है, लेकिन वैज्ञानिक तुरंत गन निकालकर जैक पर तान देता है। जैक तेजी से प्रतिक्रिया देते हुए उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो गिर जाता है। अब जैक के पास ज्यादा वक्त नहीं था, उसे जल्दी से जल्दी डच बॉय को रीसेट करना था और इस पूरे विनाश को रोकना था। इसी दौरान पृथ्वी पर हालात और बिगड़ने लगते हैं। हर जगह तबाही मच चुकी थी और पृथ्वी विनाश के कगार पर थी। जैक के साथी उसे समझाते हैं कि उन्हें पृथ्वी पर जाकर अपने लोगों को बचाना होगा, क्योंकि यहाँ से वे कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जैक फैसला करता है कि वो सैटेलाइट को ठीक करने की कोशिश करेगा, इसलिए बाकी सब चले जाते हैं। वहीं पृथ्वी पर जिस एजेंट को राष्ट्रपति की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी, वो लियोनार्ड को पकड़ लेती है। वही व्यक्ति जिसने सैटेलाइट में वायरस डाला था। राष्ट्रपति उससे पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर लियोनार्ड जवाब देता है कि वो खुद राष्ट्रपति बनना चाहता था, क्योंकि मौजूदा राष्ट्रपति इस पद के लायक नहीं है। इस पर राष्ट्रपति आदेश देते हैं कि उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। इसके बाद राष्ट्रपति को उस स्थान पर ले जाया जाता है जहां डच बॉय सैटेलाइट को पूरी तरह से रीसेट करने का फंक्शन मौजूद था। वो अपनी बायोमेट्रिक एक्सेस से सिस्टम को रीसेट कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। लेकिन जैक ने जब इस सैटेलाइट को बनाया था तब उसने एक सुरक्षा प्रणाली डाली थी, जिसके तहत यदि कभी सैटेलाइट को किसी भी प्रकार का खतरा महसूस होता तो वो अपने आप ही ब्लास्ट हो जाती। अब सैटेलाइट इस मोड में जा चुकी थी और अगले 8 मिनट में ब्लास्ट होने वाली थी। इसी बीच सैटेलाइट अलर्ट जारी करती है कि केवल 4 मिनट के भीतर पृथ्वी पर जियोस्टॉर्म शुरू हो जाएगा, यानी उन्हें तुरंत यहां से निकलना होगा। कुछ ही मिनटों में पृथ्वी पर तबाही शुरू हो जाती है। दुबई में सुनामी आ जाती है, जिससे बुर्ज खलीफा जैसी गगनचुंबी इमारतें गिरने लगती हैं। मुंबई में विशाल बवंडर उठते हैं और टोक्यो में विशाल ओले गिरने लगते हैं। अब जैक और उसकी साथी, जो अभी भी सैटेलाइट के अंदर फंसे थे, किसी भी तरह वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। आखिरकार वे एक कैप्सूल में बैठकर सैटेलाइट से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। उनके बाहर निकलते ही सैटेलाइट ब्लास्ट हो जाती है, लेकिन वे सुरक्षित धरती पर लैंड कर जाते हैं। सैटेलाइट के नष्ट होने के साथ ही पृथ्वी पर आ रही तमाम प्राकृतिक आपदाएं भी रुक जाती हैं, क्योंकि ये सब कुछ उसी मशीन के कारण हो रहा था।
6 महीने बाद दिखाया जाता है कि जैक को उसकी पुरानी पोजीशन वापस मिल चुकी है। वो फिर से डच बॉय का हेड इंजीनियर बन चुका है। लेकिन अब ये प्रोजेक्ट सिर्फ अमेरिका के नियंत्रण में नहीं है, बल्कि इसे एक अंतर्राष्ट्रीय समिति संचालित कर रही है। जैक का भाई जो पहले उसके खिलाफ था, अब उसके साथ खड़ा है। इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और ऐसी ही ज़बरदस्त साइंस फिक्शन और थ्रिलर फिल्मों की एक्सप्लेनेशन के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।